दोस्तों, फंडा मेडिकल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो वीडियो है ये होने वाला है नाइट्रेट ग्रुप ऑफ ड्रग्स पे। नाइट्रेट ये जो ग्रुप है इसमें अलग अलग टाइप के ड्रग्स आते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये जो नाइट्रेट्स है इनकी शॉर्ट में फार्मेकोलॉजी देखने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसमें जो ड्रग्स आते हैं उनके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों चलिए। तो दोस्तों, ये जो नाइट्रेट ग्रुप ऑफ ड्रग्स है इन्हें एंटी एंजाइनल या फिर एंटी इस्केमिक ड्रग्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो ड्रग्स है ये अंजाइना पेक्टोरिस में खासकर यूज़ होते हैं। अब ये अंजाइना पेक्टोरिस क्या है, तो इसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और साथ में यहाँ पे आई बटन पे भी क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब ये एंटी एंजाइनल ड्रग्स है, ये काम कैसे करते हैं ये अब हम अभी देखते हैं, यानी इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है ये हम देखते हैं। तो इनका जो मेन काम है वो ये है कि दे रिलैक्स स्मूथ मसल्स। हमें पता है कि हमारे बॉडी में 3 टाइप की मसल्स रहती है। एक रहती है स्केलेटल मसल्स, दूसरी रहती है स्मूथ मसल और तीसरी रहती है कार्डियक मसल्स। तो ये जो ड्रग्स है ये जो स्मूथ मसल्स है और ख़ासकर वैस्कुलेचर यानी ब्लड वेसल्स में जो स्मूथ मसल्स रहती है उन्हें ये ड्रग रिलैक्स करते हैं, यानी जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाती है। ये है इनका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये कैसे होता है, तो ये जो है ये स्मूथ मसल का एक सेल है। तो जब भी नाइट्रेट्स ये सेल के अंदर आते हैं तो अल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम इसे नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो NO है ये ग्वानिनिल साइक्लेज ये एंजाइम को स्टिमुलेट करता है, जिससे GTP फिर कन्वर्ट होता है CGMP यानी साइक्लिक GMP। अब ये जो साइक्लिक GMP है ये 2 चीज़ें करता है। मेन तो ये है कि ये जो एक्टिन मायोसिन है इसका जो कॉम्प्लेक्स है ये तैयार नहीं होने देता। हमें पता है कि कोई भी जो मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए एक्टिन और मायोसिन ये फिलामेंट का कॉम्प्लेक्स तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कॉम्प्लेक्स तैयार नहीं हुआ तो फिर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा और फिर मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएगी। और दूसरा काम ये जो साइक्लिक GMP करता है वो ये करता है कि ये जो कैल्शियम है उसकी जो एंट्री है वो स्मूथ मसल में कम कर देता है, जिसके कारण जो स्मूथ मसल है उसके अंदर कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है और उसके कारण भी फिर कॉन्ट्रैक्शन बराबर नहीं होता और मसल जो है वो रिलैक्स हो जाती है। दूसरा, ये ड्रग का एक्शन ऐसा रहता है कि जो प्लेटलेट्स है इनका जो एग्रीगेशन है वो भी ये ड्रग्स कम करते हैं। ये जो एक्शन है वो एक माइल्ड फॉर्म में होती है, सिर्फ आप ये याद रखिए। लेकिन इसका जो मेन एक्शन है वो ये है कि इट रिलैक्सेस द स्मूथ मसल ऑफ द वेस्कुलेचर। और वो कैसे करता है कि ये साइक्लिक GMP तैयार करता है, जिससे 2 चीज़ें होती है। पहला तो एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स तैयार नहीं होता और दूसरा जो कैल्शियम की एंट्री है स्मूथ मसल में वो कम हो जाती है, जिसके कारण फिर कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता। तो अभी ये जो स्मूथ मसल रिलैक्सेशन है उसके कारण क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहला ये होता है कि ये जो ड्रग्स है ये वेन्स की जो स्मूथ मसल है उनको ज़्यादा रिलैक्स करते हैं कंपेयर टू द आर्टरीज। उसके कारण क्या होता है कि जो प्री लोड है वो कम हो जाता है। तो प्री लोड कम होने के बाद जो वीनस रिटर्न है हार्ट की तरफ, जो वेन्स ब्लड लेके आ रही है वो कम हो जाता है, जिसके कारण प्री लोड कम हो जाता है। और प्री लोड कम होने के कारण फिर कार्डियक वर्क यानी जो हार्ट है उसको फिर कम काम करना पड़ेगा, क्योंकि वेनस रिटर्न से ब्लड ही हार्ट में कम आ रहा है और उसके कारण फिर अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो कम हो जाता है। तो दोस्तों, हमें पता है कि अंजाइना क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड इसमें बहुत वेरिएशन रहता है। अगर ऑक्सीजन कंजम्पशन ही कम हो गया यानी अगर डिमांड ही कम हो गई तो सप्लाई अगर कम भी रहा तो भी पेशेंट को अंजाइना या चेस्ट पेन फील नहीं होगा। दूसरा ये होता है कि आफ्टर लोड यानी जो आर्टेरियोल्स है वो भी थोड़े से डायलेट हो जाते हैं, लेकिन मेन इसका जो एक्शन है वो है टू डिक्रीज प्री लोड। अभी जो प्री लोड है ये कम होने के कारण जो फिर अंजाना कम होता है वो मेनली दिखता है हमें क्लासिकल अंजाना।
जो क्लासिकल अंजाइना है उसमें ये मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि प्री लोड कम होने के कारण क्लासिकल अंजाइना जो है वो उसका जो सिम्टम है वो कम हो जाता है। दूसरा ये है कि जो एपिकार्डियल कोरोनरी वेसल्स है, हार्ट के ऊपर जो हमें बड़ी बड़ी कोरोनरी वेसल्स दिखती है, उन्हें भी ये ड्रग डायलेट करते हैं और ये मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वेरिएंट या फिर प्रिंस मेटल्स अंजाइना। हमें पता है कि प्रिंस मेटल अंजाइना में जो ब्लड वेसल्स है उनका वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, तो ये जो ड्रग्स है वो उन्हें डायलेट करते हैं और फिर उसके कारण वेरिएंट अंजाइना जो है उसके सिम्टम्स कम हो जाते हैं। साथ में ही जो ब्रोंकाई या यूसोफेगस या फिर बिलियरी ट्रैक्ट, इसमें जो स्मूथ मसल्स रहते हैं उस पर भी ये ड्रग काम करते हैं और वहाँ पे भी वो जो स्मूथ मसल्स है उनका रिलैक्सेशन हो जाता है। तो ये है इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दैट इज रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड पर्टिकुलरली ऑफ द वेस्कुलेचर। अभी आगे एडवर्स इफेक्ट और यूजेस देखने के पहले हमें इसके फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक की दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। पहला तो ये है कि ये जो ड्रग्स है ये बहुत लिपिड सॉल्युबल है और लिपिड सॉल्युबल होने के कारण ये बहुत इजीली बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाते हैं। हमें पता है कि जो भी हार्ट का पेशेंट है वो हमेशा अपने खीसे में सॉर्बिट्रेट की दवाई रखता है और उसे सिखाया जाता है कि जब भी आपको चेस्ट पेन होगा तो टंग यानी सबलिंगुअल आपको ये ड्रग लेना है। तो सबलिंगुअल ये ड्रग कैसे एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल है। तो लिपिड सॉल्युबल होने के कारण ये जो ड्रग्स है हम ट्रांसडर्मली या पैच लगा के भी दे सकते हैं, ओरली तो इजीली ये ड्रग एब्जॉर्ब हो ही जाता है। दूसरा मेन फार्माकोकाइनेटिक चीज़ हमें याद रखनी है वो यह है कि इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। ये जब हम ड्रग्स डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी दोस्तों फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है इस पे भी मैंने एक वीडियो डिटेल में बनाया है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है और ये आई बटन पे भी क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और फार्माकोडायनेमिक में हमको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो है टॉलरेंस। टॉलरेंस यानी ये जो ड्रग है ये हमने अगर बहुत देर तक कंटिन्यूसली हम पेशेंट को देते रहे तो इसका जो इफ़ेक्ट है, इसका जो एंटी अंजाइनल इफ़ेक्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए हमें ध्यान में ये रखना है कि हमें थोड़ी देर के लिए ड्रग फ्री इंटरवल, मतलब कुछ देर के लिए हमें ये जो दवाई है ये पेशेंट की बंद करनी पड़ती है ताकि ये टॉलरेंस डेवलप ना हो। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिपेंडेंस, जो पेशेंट है उसकी जो बॉडी है ये ड्रग के इफ़ेक्ट पे डिपेंड हो जाती है। यानी अगर ये ड्रग हमने सडनली अगर बंद कर दिया तो पेशेंट का जो एंटी एंजाइनल इफेक्ट है ये ड्रग का ये कम हो जाता है। जो वेसल्स है उनका सडनली वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होके पेशेंट को अंजाइना होके मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी हो सकता है। इसलिए जब भी ये ड्रग हमें पेशेंट का कम करना है तो धीरे धीरे डोज कम करके हमें धीरे धीरे ये ड्रग कम करना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हो गई फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स की ये ड्रग्स की। अभी देखते हैं कि इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हमेशा जो पेशेंट कंप्लेंट करता है वो रहता है हेडेक। अब ये हेडेक क्यों होता है? जिस प्रकार से हार्ट की वेसल्स डायलेट हो जाती है उस प्रकार हमारे ब्रेन में जो मेनिंजियल वेसल्स है वो भी डायलेट हो जाती है और वो डायलेटेशन के कारण फिर पेशेंट को हेडेक होता है। दूसरा है फ्लशिंग। हमारा जो फेस है, नेक है, यहाँ की जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स है वो भी डायलेट हो जाती है और पूरा फेस, नेक ऐसा रेड दिखने लगता है, उसे कहते हैं फ्लशिंग। फिर इम्पॉर्टेंट तीसरा एक एडवर्स इफेक्ट है वो है पाल्पिटेशन, डिजीनेस एंड फेंटिंग। जब भी ये ड्रग पेशेंट को दिया जाता है तो जो वेनस रिटर्न है वो कम हो जाता है, यानी जो ब्लड है वो वेन्स में रह जाता है, यानी पेरिफेरल वहाँ पे पूलिंग हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो पेशेंट का बीपी है वो कम होने लगता है और उसके कारण फिर पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ता है जिसके कारण पल्पिटेशन होता है। और अगर ये जो बीपी कम हुआ है उसके कारण वो एडिक्वेट ब्लड सप्लाई अगर ब्रेन तक नहीं पहुंचा तो फिर पेशेंट को डिजीनेस या फिर चक्कर भी आ सकती है। तो ये ड्रग हम जब भी पेशेंट को देते हैं तो हमें उसे ये बताना है कि आपको ऐसे स्टैंड स्टिल खड़े नहीं रहना है। अगर स्टैंड स्टिल खड़े रहेंगे तो पूरा ब्लड फिर वहाँ पे लेग्स में जमा हो जाएगा और पेशेंट को चक्कर आ सकती है।
फिर इसका चौथा जो एडवर्स इफेक्ट है वो है मेथ हीमोग्लोबिन। एक्चुअली जब हम क्लिनिकल डोजेस में ये ड्रग देते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं दिखता है, लेकिन ये ड्रग्स की जब अगर टॉक्सिसिटी कोई कारण से हो गई तो मेथ हीमोग्लोबिनीमिया भी हो सकता है। तो दोस्तों, मेथ हीमोग्लोबिनीमिया क्या है? अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर आप एक आधा वीडियो बनाऊं तो ज़रूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो दोस्तों, अभी हम जाते हैं यूजेस की तरफ। तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो है अंजाइना पेक्टोरिस। तो अंजाइना के जो पेशेंट्स हैं उन्हें हम ये ड्रग देते हैं, और ख़ासकर क्लासिकल अंजाइना और कभी कभी वेरिएंट अंजाइना भी ये ड्रग से हम ट्रीट कर सकते हैं। दोस्तों, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इसमें भी ये ड्रग कभी कभी यूज़ होता है, लेकिन खासकर ऐसे पेशेंट्स में ये ड्रग यूज़ होता है जिनका साथ में ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। अगर हार्ट अटैक का पेशेंट एडमिट हुआ और उसका साथ में ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ही हम ये ड्रग यूज़ करते हैं। नॉर्मली अदरवाइज़ इन कंडीशन में ये ड्रग यूज़ करना डेंजरस रहता है, क्योंकि इसमें बीपी फॉल होने का खतरा रहता है। कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर में भी ये ड्रग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये ड्रग प्री लोड कम करता है। इसके कारण जो हार्ट में जो प्रेशर आ रहा है वो कम होने के कारण हार्ट फेल्यूर के सिम्टम्स कम हो सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इसमें भी ये ड्रग यूज़ नहीं होता। तो मेन इसका जो यूज़ है वो है अंजाइना पेक्टोरिस। साथ में अगर बिलियरी कोलिक हो गया या फिर यूसोफेजियल स्पाज्म हो गया, ऐसे कंडीशन में भी हम ये ड्रग कभी कभी यूज़ कर सकते हैं। और आखिरी इसका यूज़ है साइनाइड पॉइजनिंग में। साइनाइड पॉइजनिंग में ये ड्रग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये ड्रग से मेथ हेमोग्लोबिन तैयार होता है, और फिर ये मेथ हेमोग्लोबिन फिर साइनाइड से कंबाइन होके फिर मेथ हीमोग्लोबिन तैयार होता है, जो आगे सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ करके हम उसे ये ड्रग को एक्सक्रीट करवाते हैं। तो ये भी एक यूज़ है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो ड्रग है उसका जो यूज़ है वो है अंजाइना पेक्टोरिस। और इंटरैक्शन में हमें एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि सिल्डेनाफिल यानी वाइग्रा या ऐसे सेक्स के लिए जो ड्रग्स यूज़ होते हैं उनके साथ ये ड्रग अगर हमने कंबाइन किया तो बहुत ही डेंजरस हाइपोटेंशन हो सकता है। मतलब ये जो सिल्डेनाफिल टाइप के जो ड्रग्स है, ये जो नाइट्रेट्स है, उनकी जो एक्शन है उनको पोटेंशिएट कर देते हैं, और फिर सीवियर हाइपोटेंशन और मायोकार्डियल इन्फेक्शन या डेथ भी हो सकती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और साथ में कोई दूसरे वेजोडायलेटर ड्रग्स अगर पेशेंट को शुरू है तो ऐसे टाइप के जो ड्रग्स है वो भी ज़्यादा हाइपोटेंशन करा सकते हैं, और इससे पेशेंट का बीपी फॉल हो सकता है। तो दोस्तों, आज शॉर्ट में हमने जो नाइट्रेट ग्रुप ऑफ ड्रग्स है उनकी फार्मेकोलॉजी की जो हमने स्टडी की है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर इसमें जो ड्रग्स आते हैं जैसे नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसर्बोइड मोनोनाइट्रेट, डाइनाइट्रेट, ये ड्रग्स के बारे में और इनके जो डिफरेंट रूट्स है, कौन से रूट से ये ड्रग कैसे कैसे दिए जाते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए, और अगर ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ज़रूर आपको ये चैनल का आगे जाके फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।